नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के चौथे पाठ विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी का लिखा हुआ है, के शेष अंश को लेकर फिर प्रस्तुत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कर्जन को अपनी कुछ नीतियों के कारण इस्तीफा देना पड़ा और वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। तो उनके विदाई के ऊपर ये लेख लिखा गया है व्यंग्यात्मक रूप से। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि वो जा रहे थे तो कहते हैं कि भाई आपका जाना हमें बहुत दुख दे रहा है। तो हमारे देश में तो जब कोई जानवर भी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो उदास हो जाते हैं, फिर इंसान जब बिछड़ते हैं तो उनकी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसमें कि इस बार बम्बई यानी वर्तमान में जो मुंबई है, उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। कहते हैं माय लॉर्ड आप याद कीजिए जब आप बम्बई वहां पे बंदरगाह पे उतरे थे और आपने दावा किया था कि मैं भारत को ऐसा बना दूंगा कि मेरे बाद जो यहाँ वायरस आए बनकर आएंगे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई वर्षों तक वो नींद से सोएंगे, आराम से सोएंगे, चैन की नींद सोएंगे। लेकिन आप ये क्या करके जा रहे हैं? किंतु आपकी तो बात उल्टी हो गई। जो आपने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इतना अव्यवस्थित कर दिया आपने कि आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। और इस देश में जैसी अशांतियां फैला चले हैं उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। कि आप कहते तो क्या थे, लेकिन आप करके क्या जा रहे हैं? आप कहते थे कि मेरे बाद आने वालों को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जो अव्यवस्था फैलाकर जा रहे हैं उसको ठीक करने में आपके बाद आने वाले कितने ही वायसरायों को पता नहीं कितने वर्षों तक न चैन की नींद प्राप्त होगी और न ही चैन से भोजन प्राप्त होगी। इतनी अव्यवस्था आप फैला के जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने सरल अंदाज में और इतना करारा व्यंग वो कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन के ऊपर। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। अब की बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रख दिया, सिर्फ किस लिए कि हम भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचा सकें। यानी आपने ऐसी सी नीति अपनाई जिससे हम भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट हो। लेकिन आप भूल गए कि अगर तेज आंच में आप कुछ सेकोगे तो थोड़ा बहुत हाथ आपका भी चलेगा, और वही हुआ। इस बार आपने जो नीतियां अपनाई थी हमको कष्ट देने के लिए, उन्हीं नीतियों के जाल में आप जल गए और ना आपने यहाँ की प्रजा को सुखी होने दिया और ना ही आप खुद सुखी हो पाए। तो विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। जरा सोचिए इस बारे में। क्या तो आपकी शान थी जब आप यहाँ आए थे, और अब जब जा रहे हैं तो आपकी शान क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। जैसे कोई आसमान पे से सीधा खजूर में आके गिरने के बजाय जमीन पे आके गिरे। क्या स्थिति होगी इस व्यक्ति की? आपके साथ ऐसे ही हुआ। अलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रिगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। और आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं थे, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने सबको आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। यानी यहाँ पर इस देश के बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद के व्यक्ति ने सबसे पहले आपको सलाम किया था। आपका वो रुतबा था इस देश के अंदर, वो आपकी एक पोजीशन थी इस देश के अंदर। सबसे पहला सलाम आपको किया जाता था, बाकी सबको बाद में। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज आप उस सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं रहे। आप बिल्कुल आसमान से सीधे गिरे, खजूर की वजह से जमीन पर आके गिरे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था।
होंदा, चवर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था। यानी सबसे पहले ईश्वर, फिर महाराज एडवर्ड और उसके बाद आप ही एकमात्र ऐसे थे जिसके लिए इतना सम्मान समाज के द्वारा दिया गया था। किंतु अब देखते ही कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे, आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। तो आपने अपने आकाओं को इंग्लैंड में जो बैठे थे उनको धमकी भी दी कि अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं यहाँ के वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दूंगा और आपको यहाँ पे भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, आपका शासन यहाँ से अंत हो जाएगा। लेकिन आपकी ये धमकी अभी काम नहीं आई और अंततः आपको मजबूर होकर त्याग पत्र देना पड़ा। आपकी वो धमकी भी आपको उनकी नजरों में ऊंचा नहीं उठा पाई। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। कहते कि आपके अंदर जितने भी गुण थे कि आप इतने धैर्यवान थे, गंभीर थे, हर बात को बहुत सोच समझ के करते थे, वो सारे गुण पता नहीं क्यों आपने जो बेकानूनी कानून पास कराना चाहते थे आप काउंसिल में, उसके चक्कर में आपने अपने वो सारे गुण जो थे वो नष्ट कर दिए। और यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। इधर आप बार बार धमकी जो दे रहे थे काउंसिल में कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तुम्हारा शासन यहाँ तक समाप्त हो जाएगा, ये वो, तो ये आप जो उनको डराना चाहते थे वो डरे तो नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात जरूर आ गई कि आपके शासन की पकड़ कर्जन के कारण यहाँ पर कमजोर पड़ गई है और अगर जल्दी इनको यहाँ से नहीं हटाया गया तो भारतीय जनता बहुत जबरदस्त विद्रोह करने वाली है। तो ये मैसेज आपने उनको समझा दिया कि तुम्हारी जड़ें यहाँ कमजोर हो चुकी। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तलांजलि देनी पड़ी और नतीजा यहां से तो आपका पत्ता साफ हुआ ही हुआ, वहां पर भी जो आपका रुतबा था उससे भी आपको हाथ धोना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के समय हाथ बांधे नजर होते थे। यानी इस देश में आपका जो रुतबा था वो इतना था कि राजा महाराजा भी आपके ऊपर जो पंखा झला जाता था उसकी डोरी पकड़े खड़े रहते थे। यहाँ पर आपके इशारे पर नाचा करते थे यहाँ के राजा। लेकिन क्या हुआ, आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। हमारे देश के कई छोटे छोटे जो राजा रजवाड़े थे, कितनों को आपने खिलौने की मिट्टी के खिलौने की तरफ फोड़ डाला और उनको अपने शासन में मिला लिया था, जिससे आपका रुतबा इंग्लैंड में खूब बढ़ गया था। और कितनों को आपने अपनी कृपा के जादू से बड़े बड़े अधिकारी बना दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। यानी आपने जो जो काम किए उससे जो हम स्वाधीनता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे वो भी कुंद पड़ गए। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना और वह मंजूर भी हो। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म। तो आपका जो रुतबा था, आपकी जो पावर थी, वो पावर भी आपके किसी काम नहीं आई। वो आपके एक इच्छित व्यक्ति को नौकरी तक नहीं दिला पाई। तो आप समझिए कि आप इस देश के शासक होते हुए भी किसी और के हाथों की कठपुतली थी। आपने कोशिश तो बहुत की, किंतु आपकी इच्छा का एक आदमी रखाया तो नहीं गया, उल्टा आपको ही वहां से निकल जाने का हुक्म मिल गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आप उच्च पद से हटाए गए, ये तो दुख था ही, लेकिन इससे ज्यादा दुख हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गिरकर उस पद से गिरे, किसी और पद पर बैठ सकते थे उससे नीचे वाले पर, लेकिन आपको समस्त पदों से हटा दिया गया।
जो व्यक्ति अभी तक इंग्लैंड के शासन के लिए आंखों का तारा था, वो एकाएक आंखों का कांटा बन गया। ये बहुत दुख की बात हुई। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। भले ही इन्होंने आपको पद मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी आपका पीछा नहीं छूटा है। अभी आपके ऊपर वो कार्रवाई और करेंगे। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि 1 महीने बाद आपकी नौकरी खत्म है, तो वो 1 महीना बड़ी गुस्से चिड़चिड़ेपन में गुजारता है। तो अभी आपके पास आपका जो समय है ना, अभी आपको बहुत कष्ट देने वाला है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो कहता है कि हमारे देश में अपनी मनोदशा पर आपको कितनी घृणा आ रही है, ये तो आप ही जानते होंगे। और हम भारतीयों को इससे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है, और न ही हम लोग को ये सब देखने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा चिंतित नहीं है इस बारे में। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों को और ध्यान दीजिए। यहाँ पर लेखक फिर कह रहा है कि माय लॉर्ड, एक बार आप फिर से आप अपने कामों पर थोड़ा सा पुनर्विचार कीजिए। आप किस काम को आए थे, क्या कर चले। तो इसलिए कहते हैं कि जो काम जिसका है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो थोथाबाजी। तो कहते हैं एक बार सोचो कि आप करने तो क्या आए थे और करने क्या लग गए, और इसी का नतीजा क्या हुआ कि आप गलतियां कर बैठे और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते हो। तो कहते हैं शासक का अपनी प्रजा के प्रति कोई तो कर्तव्य है, ये तो आप मानते ही हो। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। अगर ये बात मानते हो तो आप ये बताइए कि क्या आप इस देश की प्रजा के साथ अपने कर्तव्य का पालन जो है कर पाए हो। एक शासक के नाते आपको जो जो करना चाहिए था, क्या आपने वो किया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। माय लॉर्ड, एक बात बताइए, क्या अपनी मनमानी करते रहना, किसी की कुछ मत सुनना, क्या यही शासन है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। एक काम आप अपना ऐसा बता दीजिए अपने शासनकाल में क्या हुआ जिसमें आपकी जिद शामिल ना रही हो, और जो आपने प्रजा के हित के लिए किया, या प्रजा के हित के लिए आपने कभी जिद की हो। ऐसा कोई एक काम बता दो। नहीं है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दरबार दबाकर उसकी मर्जी के जिद से काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। केसर, यहाँ पे जिनकी बात की गई है कैसर की, वो रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। ये तानाशाही शासकों के लिए प्रयोग में किया गया है। और जार जो रूस के तानाशाह शासक हुआ करते थे, उनके लिए प्रयोग किया गया था। तो वो भी कभी कभार सुन लेते थे जनता की। लेकिन आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। तो कहता है कैसर और जार को उदाहरण देके कहता है कि आपने ये, इन लोगों ने तो फिर भी एक आध बार सुन ली होगी जनता की बात, भले मानी हो ना मानी हो, लेकिन आपने तो जनता की बात सुनने के लिए उनको अपने पास तक आने भी नहीं दिया। बताइए कोई भी एक ऐसा उदाहरण जब आपने जनता की बात सुनी हो। मानी ना मानी तो बात की बात है, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। और इसमें आगे वो कहते हैं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी वक्त रोक दिया था। तो नादिर शाह ने भी एक बार प्रजा की बात सुनकर रोक दिया था। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। जहाँ की 8 करोड़ की जनता प्रजा आपसे गिड़गिड़ाकर कह रही थी, लेकिन आपने नहीं सुना। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि भंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हो, तो देश की प्रजा को भी यदि
कहीं जाने की जगह होती तो क्या वे नाराज होकर इस देश को छोड़ना जाते हैं? कहती है कि आप एक बार सोचो जो आपने किया है, और एक आदमी का आपके कहने से नौकरी नहीं मिली तो आप अपना पद छोड़ के जा रहे हो। आप जा सकते हो, आपके पास है दूसरी जगह जाने को, लेकिन सोचिए कि इस देश की प्रजा कहाँ जाए जिसकी बात आपने सुनी तक नहीं। तो अगर इस देश की प्रजा के पास भी कोई जगह ऐसी होती तो वह भी आपको छोड़कर जा चुकी होती। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में जितने भी कठिन शब्दार्थ आपको मैंने बताए हैं उनके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थ लिखेंगे, और अगली वीडियो में ये जब पाठ खत्म होगा तब बाकी का गृह कार्य दिया जाएगा। नमस्कार।